सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी एलपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड का पेपर है। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था इस पेपर का, तो 4 जनवरी 2026 को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, यानी ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को बता दें कि जो इसरो है ना, ये जो है आप लोगों का 70 से 80% जो क्वेश्चन बनाता है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठाता है। चाहे किसी यूनिट की बात कर लीजिए, तो इसरो के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो अदर डिपार्टमेंट हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके लिमिटेड सिलेबस से उठाए गए हैं, ठीक है। और ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपके अदर डिपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर बात करें इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया गया था, जो कि काफ़ी होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये हमारा फ्रेश नया चैनल है, तो आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। यदि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, हिंदी स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। उभयलिंगी कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी जो आपका हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर, यानी किसके लिए यूज किया जाता है। तो देखिए जो हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, इसके अदर नेम की बात करें वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका दूसरा नाम होता है जेनी कैलिपर, और तीसरा नाम होता है बेंट लेग कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का जो उपयोग होता है, ये मार्किंग पैरेलल लाइन फ्रॉम एन एज, किसी किनारे के समानांतर जो है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करें तो क्या पूछा गया है कि विच मार्किंग टूल इज बेस्ट सुइटेड फॉर मार्किंग कर्व और इरेगुलर सरफेस एक्यूरेटली, यानी जो है आप लोगों को घुमावदार या फिर अनियमित सतह पर सटीक निशान लगाने के लिए यानी मार्किंग करने के लिए कौन सा मार्किंग टूल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में मिल जाता है सरफेस गेज, उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, डिवाइडर या फिर ब्लॉक वी ब्लॉक। तो देखिए वी ब्लॉक तो आपका मार्किंग टूल नहीं है, ठीक है, ये आपका सपोर्टिंग टूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सरफेस गेज तो ये किसी जो है प्लेन सरफेस पर ही मार्किंग कर सकता है। बात करें डिवाइडर की, तो ये डिवाइडर एक ही कार्य कर सकता है, जो कि सर्कल बना सकता है, ड्रा कर सकता है, या फिर किसी सीधी रेखा को जो है कई भागों में डिवाइड कर सकता है बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वह हर्माफ्रोडाइट कैलिपर ही निकल के आएगा, यानी जेनी कैलिपर। अगले क्वेश्चन में तीसरे नंबर में पूछा गया है कि डाट पंच का सामान्यतः बिंदु कोण कितना होता है, यानी पॉइंट एंगल ऑफ ए डॉट पंच। तो डाट पंच का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री रखा जाता है। 90 डिग्री आपके सेंटर पंच का होता है, 30 डिग्री आपके प्रिक पंच का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डॉट पंच के अकॉर्डिंग जो है आपका सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच हैमर इज जनरली यूज्ड फॉर लेआउट एंड लाइट मार्किंग
लाइट स्ट्राइकिंग वर्क, यानी जो है आपको लेआउट और हल्के प्रहार के काम के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वह जो है बॉल पिन हैमर जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइल का हैंडल किसके द्वारा लगाया जाता है। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। द हैंडल ऑफ ए फाइल इज फिटेड यूजिंग, यानी जो आपका हैंडल है फाइल का रेती का, वह किसके माध्यम से जो है फिट किया जाता है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है हैमर, मैलेट, फेरुल या फिर टैंग। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पर टैंग की ओर चले जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हैंडल को किसके माध्यम से फिट किया जाता है। तो हैंडल को जो है फेरुल के माध्यम से फिट किया जाता है। फेरुल होता क्या है कि जनरली जैसे मान लीजिए ये कोई हैंडल है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपका एक स्ट्रिप की टाइप का फिट हो जाता है, जिससे ये हैंडल बाहर नहीं निकलता है। तो फेरुल इज द राइट आंसर। ठीक है, टैंग आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है 6 नंबर के क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम मिश्र धातु को छीलने के लिए उपयोग किए जाने वाले ठंडा छेनी यानी कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल क्या होगा। A cold chisel is used for chipping aluminium alloy has a cutting angle of approximately। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जब एल्युमिनियम की बात की जाए, केवल एल्युमिनियम की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एल्युमिनियम अलॉय कहा जाए तो वह बढ़ के जो है 45 डिग्री हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने क्या है काफ़ी रिसर्च किया, बुक में नहीं मिला, फिर हमने इसको चैट जीपीटी के माध्यम से रिसर्च किया, तो वहाँ से पता चला कि जो 30 डिग्री होता है वह सीधा केवल एल्युमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो 45 डिग्री होता है यह एल्युमिनियम अलॉय के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सा इज यूज फॉर कटिंग कर्व्स इन शीट मेटल, यानी शीट मेटल में वक्र काटने के लिए किस आरी का प्रयोग किया जाएगा। हेक्सा का, बोसा का, या फिर की होल सा, या फिर कॉपिंग सा। तो देखिए जब कर्व की बात की जाए वक्र रेखा में, तो आपका कॉपिंग सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर स्ट्रेट स्निप, बेंट स्निप होता है, तो स्निप की बात कही गई होती तो आपका जो है बेंट स्निप राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर हेक्सा की बात की गई है आरी की, तो यहाँ पर कॉपिंग सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाई स्पीड पावर सा ब्लेड के निर्माण में उपयोग होने वाली सामान्य सामग्री शामिल है, यानी द कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड पावर सा ब्लेड इंक्लूड, यानी जो आपका हाई स्पीड वाला पावर सा है तो उसके ब्लेड के निर्माण में किसका यूज किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील का होगा नहीं, कास्ट आयरन भी नहीं होगा क्योंकि ये भंगुर होता है, रॉट आयरन भी नहीं होगा क्योंकि ये मैलिएबल होता है, और टंगस्टन कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कासेक थीटा बराबर क्या है, तो आपका कासेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बटा अपोजिट साइड, यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड को कट में फंसने से रोकता है, यानी प्रिवेंट द हेक्सा ब्लेड फ्रॉम बेंडिंग इन द कट के बीच में फंसने से हेक्सा ब्लेड को कौन बचाता है। ब्लेड की लंबाई, या फिर टूथ सेट यानी कर्व जो होता है, मटेरियल ऑफ द ब्लेड, या फिर स्पीड ऑफ द मशीन। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है आपके दांतों की संख्या कर्व के ऊपर जो है उसके सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लग रहा होगा और एक्चुअल में है भी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। 11 नंबर में पूछा गया है कि फॉर कटिंग दिस वॉल ट्यूबिंग
विच पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड पिच ऑफ सा ब्लेड इज रिकमेंडेड, यानी दीवार वाली ट्यूबिंग को काटने के लिए किस पिच के आरा ब्लेड का अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पतली ट्यूबिंग की, ठीक है। तो आपका थिन यहाँ पर हाँ थिन वॉल्ड ट्यूबिंग होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए THIN, थिन, थिन यानी पतली। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पतली ट्यूब को काटने के लिए हम महीन पिच वाले हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑपरेशन इन्वॉल्व एनालार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली टू अकोमोडेट ए सॉकेट हेड स्क्रू, यानी आपके सॉकेट हेड स्क्रू को फिट करने के लिए, जगह देने के लिए होल के एंड पर जो सिलेंड्रिकली शेप में बनाया जाता है, एनालार्ज किया जाता है, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आपका काउंटर बोरिंग। बी ऑप्शन आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु की वह क्षमता जिसके द्वारा उसे दबाकर या रोल करके शीट में बदला जा सकता है। तो जब धातु को दबाया जाए या फिर रोल किया जाए और उसके माध्यम से उसको शीट के रूप में पतली शीटों में कन्वर्ट किया जाए, तो वह किस प्रॉपर्टी के वजह से होता है, वह मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। सी ऑप्शन आपका 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर डक्टिलिटी से जो है पतले वायर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वाशर या नट लगाने के लिए छेद के चारों ओर की सतह को चिकना और वर्गाकार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल्ड फॉर सीटिंग ए वाशर और नट इज कॉल्ड। वाशर या फिर नट के सीट के लिए, बैठाने के लिए होल के अराउंड जो है, जो स्मूथिंग की जाती है, उसको फिनिश किया जाता है, सरफेस फिनिश कहा जाए एक प्रकार से, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्पॉट फेसिंग कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कूलेंट मोस्ट सूटेबल फॉर कटिंग थ्रेड ऑन एल्युमिनियम अलॉय मटेरियल, एल्युमिनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु में आप थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, तो बेस्ट कूलेंट कौन सा होगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर कैरोसिन प्रयोग किया जाएगा। 15 का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मानक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम माप कितना होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 5 मिनट होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर में। 16 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि लंबन त्रुटि तब होती है जब, यानी पैरालैक्स एरर अकूर्स व्हेन, यानी जो पैरालैक्स एरर होती है वह कब होती है। अब ऑप्शन दिया गया है कि टूल इज नॉट कैलिब्रेट, यानी जो आपका उपकरण है उसे कैलिब्रेट नहीं किया गया है तब होता है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आंख मापने के पैमाने के साथ संरेखित नहीं होते हैं, नहीं, आई इज नॉट अलाइंड विथ मेजरिंग स्केल, क्या हमारी जो मेजरिंग स्केल है उसके अलाइन में जब हमारी आंख नहीं होती तब पैरेलैक्स एरर होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट इज टू स्मॉल, क्या जो आपका उपकरण है वह छोटा है तब आपका पैरेलैक्स एरर होता है। तो एग्जैक्ट आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आंख मापने के पैमाने के साथ संरेखित नहीं होती, यानी आई इज नॉट अलाइंड विथ मेजरिंग स्केल, जो आपका मेजरिंग स्केल है वह आंख के अलाइन में नहीं होती है, जिस वजह से वह देखने में त्रुटि होती है, उसे कहा जाता है पैरालैक्स एरर। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके स्क्रू थ्रेड का कौन सा पैरामीटर मापा जाता है। तो उसका जो है पिच डायामीटर, जिसको इफेक्टिव डायामीटर भी बोलते हैं, यानी प्रभावी व्यास, तो यही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर कैलीपर
में गहराई मापने वाली छड़ किस भाग से जुड़ी होती है। यानी इन ए वर्नियर कैलिपर द डेप्थ मेजरिंग बार इज अटैच्ड टू विच पार्ट। आपका जो डेप्थ मेजरिंग बार है वह किसके साथ अटैच होता है। ऑप्शन मिल जाता है फिक्स जा, तो फिक्स जा के साथ अटैच नहीं होगी, क्योंकि अगर फिक्स जा के साथ अटैच होगी तो वो मूव कैसे होगी। फिर है मूवेबल जा, यानी चल जबड़ा, तो जी हाँ इसी के साथ जो है फिक्स होती है। जब हमारा मूवेबल जबड़ा मूव करता है तो हमारी डेप्थ बार भी मूव करती है, इसलिए राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाफ्ट के चारों ओर सकेंद्रता की जांच करने के लिए मुख्य रूप से किस मापन उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी अराउंड शाफ्ट के आसपास जो है, तो ऑप्शन मिल जाता है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज या फिर बेबल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर आपका डायल गेज जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 21 नंबर में क्या पूछा गया है कि घिसावट से बचने के लिए माइक्रोमीटर के मापने वाले फलक जो एनविल होते हैं और स्पेंडल होते हैं, यानी मेजरिंग फेस होते हैं, उनके लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है कि वह घिसे ना। यानी व्हाट मटेरियल इज typically used for measuring faces, anvil and spindle of a micrometer to prevent wear से घिसावट से बचने के लिए माइक्रोमीटर के जो मेजरिंग फेसेस होते हैं जो कि एनविल और स्पंडल में होता है, तो उस पर किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जो है टंगस्टन कार्बाइड का वियर से बचने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्रू थ्रेड की पिच निर्धारित करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो जब स्क्रू थ्रेड का पिच ज्ञात करना हो, निर्धारित करना हो, तो उसके लिए थ्रेड पिच गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको स्क्रू पिच गेज भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 23 नंबर में यहाँ पर कि उत्तल और अवतल सतहों के प्रोफाइल की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी विच गेज इज यूज टू चेक द प्रोफाइल ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव सरफेस। कन्वेक्स और कनकेव सरफेस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए। फीलर गेज, स्नैप गेज, रेडियस और फिलेट गेज या फिर ड्रिल गेज। तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा आपका, रेडियस या फिर फिलेट गेज। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट मटेरियल आर प्रिसीजन गेज टाइपिकली मेड ऑफ। यानी जो आपके आमतौर पर प्रिसीजन गेज होते हैं वह किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन मिल जाता है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हार्डन्ड अलॉय स्टील या फिर एल्युमिनियम। तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा, सी ऑप्शन कठोर मिश्र धातु इस्पात यानी हार्डन्ड अलॉय स्टील। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिंग गेज का उपयोग करते समय गो गेज शाफ्ट के आकार की किस सीमा की जांच करता है। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो हमारे गेज होते हैं, गेज ये 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है आपका रिंग गेज जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरा होता है आपका प्लग गेज, ठीक है। तो प्लग गेज जो होता है यह इंटरनल माप के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आपका रिंग गेज है तो ये एक्सटर्नल माप के लिए, मेजरिंग के लिए या चेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रिंग गेज जो होता है आपके एक्सटर्नल फीचर के लिए उपयोग किया जाता है। अब उसमें दोनों गेजों में, चाहे प्लग गेज की बात की जाए चाहे रिंग गेज की, तो उसमें 2 एंड होते हैं। एक को बोला जाता है गो एंड और दूसरे को कई जगह नो गो बोला जाता है या फिर नॉट गो भी बोला जाता है। तो पूछा गया है कि जो रिंग गेज है उसमें जो गो सिरा है यह शाफ्ट के किस चीज की जो है माप करेगा।
अधिकतम मैक्सिमम मटेरियल लिमिट, मिनिमम मटेरियल लिमिट, या फिर मीन लिमिट, या फिर टॉलरेंस जोन। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो गो साइड होता है रिंग गेज का वो सबसे बड़ा होता है, और जो नॉट गो होता है यह क्या है, छोटा होता है। तो जो गो साइज होता है वह जो है मटेरियल की मैक्सिमम लिमिट बताता है, लेकिन जो नॉट गो होता है वो मटेरियल की मिनिमम लिमिट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंग गेज के केस में। अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि आपका प्लग गेज, सॉरी प्लग गेज किसकी माप करेगा, तो प्लग गेज का गो सिरा जो होता है वह मिनिमम साइज की माप करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फीलर गेज आर जनरली मेड ऑफ, तो फीलर गेज जो होते हैं वह सामान्यतः हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील से बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह धातु जो तनाव के अधीन होने पर बहुत कम या बिना किसी स्थायी विरूपण के टूट जाती है कहलाती है। इंग्लिश में समझिए कि ए मेटल दैट ब्रेक्स विथ लिटल और नो परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्ट टू स्ट्रेस इज सेट टू बी, यानी जो है अगर किसी मटेरियल पर हम लोड लगाते हैं तो वो अपने किसी भी स्थायी विरूपण के पहले ही वह टूट जाता है, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, डायरेक्टली वो टूट जाता है। तो वो क्या होता है, वह आपका ब्रिटल मटेरियल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कोई कांच का शीशा है, कांच का शीशा है, अगर उसमें आप चोट मारेंगे तो वह क्या करेगा, वह टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं चेंज करेगा। क्लियर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भंगुर मटेरियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 28 नंबर में कि वह गुण जिसके द्वारा कोई पदार्थ भार हटा दिए जाने के बाद भी स्थायी विरूपण बनाए रखता है क्या कहलाता है, यानी द प्रॉपर्टी बाय विच ए मटेरियल रिटेन्स ए परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड, यानी जो है मटेरियल पर हम लोड लगाते हैं तो वो क्या है, अपने आकार में चेंजेस करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाई विच ए मटेरियल रिटेन्स ए परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड, यानी किसी मटेरियल पर आप लोड लगाते हैं तो वह क्या करता है, अपने शेप में परिवर्तन तो करता है, लेकिन जब हम लोड को वापस हटा लेते हैं तो उसके शेप में पुनः अपने वापसी वाली स्थिति पर नहीं आता है। वह क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह क्या कहलाता है, वह आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर इलास्टिसिटी की बात करें तो यदि किसी मटेरियल पर हम भार लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो वो अपने शेप में चेंजेस करता है, लेकिन जैसे ही भार हम वापस हटाते हैं तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, यानी पुराने शेप में आ जाता है, तो उसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये बोला गया है कि स्थायी विरूपण बनाए रखता है, यानी वैसा ही रहता है, तो वह आपका प्लास्टिसिटी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृढ़ता किसी धातु की किस प्रकार के बल का प्रतिरोध करने की क्षमता को संदर्भित करती है, यानी टेनासिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू रजिस्ट विच टाइप ऑफ फोर्स, क्या वह कंप्रेसिव फोर्स को, शियर फोर्स, टेंसाइल फोर्स, या फिर टॉर्सन फोर्स। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, टेंसाइल, यानी तन्य बल को जो है संदर्भित करता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है, तो देखिए हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, ये आपके क्या है, आपके जो है ये भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे धातुओं में मेनली 3 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। तो जो आपका
डेंसिटी है, ये भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाएगा। तो भौतिक गुण पूछा गया है, बाकी ये 3 ऑप्शन आपके जो है उसके भौतिक गुण के अंतर्गत नहीं आएंगे। 31 नंबर में पूछा गया है कि दूसरे सिरे को बनाते समय रिविट के सिरे को सहारा देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी विच टूल इज यूज टू सपोर्ट द हेड ऑफ द रिविट वाइल फॉर्मिंग द सेकंड हेड। यानी जैसे आपका क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये आपका क्या है, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए है, ठीक ना। ये आपका क्या है, आपका एक रिबिट है, तो इसका एक हेड तो ये वाला भाग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या है, इस वाले भाग पर दूसरा हेड बनाना है, ठीक है। उस कंडीशन में आप जो है इस हेड को सहारा देने के लिए किस टूल का, किस रिबिटिंग टूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है रिबिट सेट, डॉली, रिबिट स्नैप या फिर ड्रिफ्ट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, डॉली आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉली जो है हेड को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैपिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लैपिंग। लैपिंग का पहला कार्य क्या होता है। ऑप्शन अलग अलग मिल जाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया टू रिमूव द लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल, तो ये नहीं होगा। थ्रेड, टू कट थ्रेड, तो थ्रेड काटना लैपिंग में कोई संबंध ही नहीं है। टू ऑब्टेन ए हाई सरफेस फिनिश एंड प्रिसीजन फिट, यानी उच्च सतह फिनिश और सटीक फिट प्राप्त करना, तो एग्जैक्ट लैपिंग का हाई सरफेस फिनिश एंड फिट प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि टैपिंग में ब्लाइंड होल में थ्रेड को फिनिश करने के लिए आमतौर पर किस टाइप का उपयोग अंत में किया जाता है, यानी इन टैपिंग विच टाइप इज जनरली यूज्ड लास्ट टू फिनिश द थ्रेड इन ए ब्लाइंड होल। तो देखिए आपको जनरली हम बता दें कि जो हमारे हैंड टाइप होते हैं यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला आपका टेपर टैप, जिसको रफर टैप भी बोलते हैं या प्राथमिक टैप। दूसरा आपका होता है इंटरमीडिएट टैप। तीसरा होता है आपका प्लग टैप। क्या, प्लग टैप, जिसे बॉटमिंग टैप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन 3 को पहले इसको यूज करते हैं, फिर इसको, और लास्ट में प्लग टैप को, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि इन टैपिंग विच टैप इज जनरली यूज टू लास्ट टू फिनिश द थ्रेड इन ए ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में अंध सुराख में जो है आपको थ्रेड को फिनिश करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम जो है बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच मोशन इज कंबाइंड विथ रोटेशन इन द होनिंग प्रोसेस, यानी जो है होनिंग प्रक्रिया में कौन सी गति को घूर्णन के साथ संयोजित किया जाता है, तो वह रेसिप्रोकेटिंग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खराद मशीन पर वर्क की सतह पर हीरे के आकार का पैटर्न उभारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ एम्बोसिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वर्क पीस ऑन ए लेथ इज कॉल्ड। लेथ पर जो है आपको डायमंड शेप में पैटर्न छोड़ने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर नर्लिंग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्मी थ्रेड का अंतर्निहित कोण क्या होता है, यानी व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एन एक्मी थ्रेड। तो एक्मी थ्रेड का जो है क्या होता है, 29 डिग्री होता है। 36 का जो है आपका
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा थ्रेड प्रोफाइल केवल एक दिशा में उच्च बल का प्रतिरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी विच थ्रेड प्रोफाइल इज डिजाइन टू रजिस्ट हाई फोर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जो है फोर्स का विरोध करने के लिए जो है रजिस्ट लाइट फोर्स, सॉरी हाई फोर्स है, लाइट नहीं हाई फोर्स। तो उस कंडीशन में हम बटरस थ्रेड का या फिर कहा जाए कि आरा दांत थ्रेड का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ पर तीव्र टेपर को मोड़ने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, यानी विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टर्निंग स्टीप टेपर ऑन ए लेथ। तो स्टीप टेपर जब हमको काटना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, फर्म टूल मेथड या फिर टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वह बी ऑप्शन कंपाउंड रेस्ट मेथड का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगर ऑप्शन में गैप बेड होता तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपका स्टीप टेपर। स्टीप टेपर इन द सेंस होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, जाब है। तो जाब की लंबाई क्या हो, कम हो, लेकिन जो उसका टेपर एंगल हो वह क्या हो, ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, स्टीप टेपर कहते हैं। तो अब यहाँ मान लीजिए आपकी लंबाई कम है और टेपर जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, कम लंबाई में ज़्यादा एंगल वाला टेपर जो है आपका स्टीप टेपर के अंतर्गत ही आता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि लेथ और ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल नोज में प्रयुक्त मानक टेपर क्या है, यानी व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेपर यूज्ड इन द स्पेंडल नोज ऑफ ए लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन। लेथ और ड्रिलिंग मशीन के जो है स्पेंडल नोज पर कौन सा टेपर कटा होता है, तो वहाँ पर जो है मोर्स टेपर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ट्रांजिशन फिट वह है जिसमें, यानी ए ट्रांजिशन फिट इज वन वेयर, यानी ट्रांजिशन फिट के बारे में कौन सा जो है यहाँ पर क्लियर कर रहा है ऑप्शन। क्या देयर इज ऑलवेज ए क्लियरेंस, क्या हमेशा क्लियरेंस होता है तब ट्रांजिशन फिट होता है, तो वो तो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। हमेशा इंटरफियरेंस होता है, देयर इज ऑलवेज एन इंटरफियरेंस, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में मिल जाता है कंबाइंड एलिमेंट ऑफ बोथ ए क्लियरेंस एंड इंटरफियरेंस फिट है, यानी क्लियरेंस फिट और इंटरफियरेंस फिट दोनों के तत्व शामिल होते हैं तब आपका ट्रांजिशन फिट आपका होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन फिट में होता क्या है कि कभी क्लियरेंस प्राप्त होता है तो कभी इंटरफियरेंस, और उसी का कंबाइंड जो जोन होता है वह ट्रांजिशन फिट कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब मिलान करने वाले पुर्जे सहनशीलता के भीतर निर्मित होते हैं ताकि उन्हें चैन फिटिंग के बिना असेंबल किया जा सके, यानी व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन मैटिंग पार्ट आर मैन्युफैक्चर विदिन टॉलरेंस सो दैट दे कैन बी असेंबल्ड विदाउट फिटिंग ऑफ सिलेक्शन। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इंटरचेंजेबिलिटी यानी विनिमेयता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पार्ट होते हैं तो उनका जो टॉलरेंस दिया रहता है उस टॉलरेंस के अंदर बनाए जाते हैं ताकि जो है हम एक पार्ट को किसी दूसरे मशीन के उसी पार्ट में फिट कर सकें, और उसे बोला जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि किसी नंबर का बोल्ट आपका क्या हो गया,
खराब हो गया, तो उस कंडीशन में आप नया बोल्ट तो बनाने नहीं जाएंगे, उसी साइज का जो है नया बोल्ट लेंगे, तो वो क्या है कि आपके मशीन में फिट हो जाएगा, तो उसे ही बोला जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी आयाम को 20 प्लस माइनस 0.05 mm के रूप में दर्शाया गया है, तो यह किस प्रकार का सहनशीलता है, यानी टॉलरेंस है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, 20 बेसिक साइज है, और फिर टॉलरेंस आपका प्लस माइनस दोनों में 0.05 मिलीमीटर दिया गया है। तो ये आपका कौन सा टॉलरेंस है, देखिए यहाँ पर प्लस में भी दिया गया है 0.05 और माइनस में भी दिया गया है 0.05, और जब बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी रहती है तो वो हमारा कौन सा बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है, यानी द्विपक्षीय टॉलरेंस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर दे दिया रहता कि 20 प्लस 0.05, या फिर ऐसे दिया रहता 20 माइनस 0.05, तो ये क्या कहता, बेसिक साइज के एक तरफ जो है टॉलरेंस दी जा रही है, तो वो जो है यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आता, लेकिन जो दिया गया है उसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का ऊपरी विचलन क्या होता है। तो देखिए सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी जीरो लाइन है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन बन जाएगा। तो इसका लोअर, यानी कहा जाए कि लोअर डेविएशन जो है फिक्स नहीं होता, लेकिन अपर डेविएशन क्या रहता है, फिक्स रहता है, जो कि 0 रहता है, यानी बेसिक साइज के बराबर रहता है। तो वही आपका अपर डेविएशन, यानी होल शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का ऊपरी विचलन जो है वह 0 होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी निचला विचलन वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर। अब यहीं पर बात किया जाए कि अगर होल बेसिस सिस्टम की, तो होल बेसिस सिस्टम में होल का निचला विचलन जो है फिक्स होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन 43 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 में क्या बोला गया है कि गेज और परिशुद्ध मापन उपकरण के लिए सामान्यतः किस स्तर की सहनशीलता का उपयोग किया जाता है, यानी विच ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इज जनरली यूज्ड फॉर गेजेस एंड प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए आपके जो 18 प्रकार के BIS के अनुसार 18 टाइप्स के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, तो उसी में पूछा गया है कि जो आपका जनरली यूज किया जाता है किसके लिए, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, गेज और परिशुद्ध मापन उपकरण को के लिए, तो उसके रेंज क्या होती है। तो उसकी रेंज हमारी क्या हो जाती है, उसकी रेंज हो जाती है यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाए IT 01 से IT 4 तक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु किसका है, तो यह तांबा और जिंक की मिश्र धातु होती है। तांबा और जिंक बराबर जो है आपका पीतल बनता है। वहीं पर तांबा एंड टिन की बात किया जाए तो इससे क्या बनता है, इससे आपका जो है क्या बनता है, ब्रोंज हो जाएगा। ब्रोंज जो है तांबा एंड टिन से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जंग से बचाने के लिए लोहे की चादरों के गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त बलिदानी एनोड धातु कौन सी है, यानी द सेक्रीफाइसिंग एनोड मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग से बचने के लिए, तो उसमें जो है जिंक का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड, यानी वास्तविक मान से विचलन को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड, यानी जो आपका वास्तविक वैल्यू है उससे विचलन को क्या कहते हैं, उस मान से विचलन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, एरर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो वास्तविक मान है और विचलन वो जो है आपका सेम होना चाहिए। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो वह आपका एरर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में 49 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट की परसेंटेज पूछा गया है नरम इस्पात में। तो उसमें जो है कितना होता है, उसमें जो है 0.15 से लेकर 0.3 के आसपास होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि द ओल्डेस्ट प्रोसेस यूज टू रिफाइन पिग आयरन इनटू स्टील इज, यानी पिग लोहा जो कच्चा लोहा होता है उसको इस्पात में परिष्कृत करने की सबसे पुरानी प्रक्रिया कौन सी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन मिल जाता है क्यूपोला फर्नेस, बेसेमर प्रोसेस, डाई कास्टिंग या फिर एक्सट्रूशन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का, तो आपका बेसेमर ओल्ड प्रोसेस पूछा गया है, तो बेसेमर प्रोसेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समन माध्यम सबसे तेज शीतलन दर प्रदान करता है, यानी अमॉन्ग द फॉलोइंग विच क्वेंचिंग मीडियम प्रोवाइड द फास्टेस्ट कूलिंग रेट। सबसे तेज कूलिंग रेट कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन मिल जाता है तेल, हवा, ब्राइन सोल्यूशन या फिर वाटर। तो देखिए सबसे तेज पहले नंबर में कहा जाए तो आपका ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा, 50 का आपका सी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका तेल आ जाएगा, चौथे नंबर पर आपका हवा आ जाएगा। तो कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले आपका ब्राइन सोल्यूशन, दूसरे नंबर पर वाटर, तीसरे नंबर पर आपका ऑयल और चौथे नंबर पर हवा होती है। ये ध्यान रखिएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह तापमान जिस पर गर्म करने के दौरान नई दानेदार संरचना बनती है क्या कहलाता है, यानी द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है कहलाएगा, जहाँ पर नई संरचना बनती है जो कि दानेदार होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु को गर्म करने धातुओं की गर्म प्रक्रिया किस तापमान पर की जाती है, यानी हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरियड आउट एट विच टेम्परेचर। जो आपका हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है तो वह धातु पर किस टेम्परेचर पर किया जाता है, तो वह जो है एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अभी जो डिस्कस किए हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके ऊपर तापमान पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोराइजिंग इज ए प्रोसेस यूज टू। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया क्या है, किसमें उपयोग किया जाता है, ये जो है आपका इंक्रीज सरफेस कार्बन कंटेंट, यानी जो है सतह पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस धातु निर्माण प्रक्रिया में हथौड़े या दबाव द्वारा धातु को आकार दिया जाता है, यानी विच मेटल फार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व शेपिंग द मेटल बाय हैमरिंग और पियर्सिंग। हैमरिंग और पियर्सिंग के माध्यम से जो है कौन से मेटल प्रोसेस में। ऑप्शन मिल जाता है कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग या फिर मशीनिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्जिंग। फोर्जिंग में जो है हम हैमरिंग का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटल बाय कोल्ड वर्किंग इज नाउ एज, यानी जो है ठंडी प्रक्रिया द्वारा धातु की कठोरता और शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन मिल जाता है एनलिंग, टेम्परिंग,
नॉर्मलाइजिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 55 का आपका डी ऑप्शन। ठंडी अवस्था में जो हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है वो स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाती है। बाकी अगर हॉट वर्किंग में बात किया जाए तो उसको डायरेक्ट हार्डनिंग बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके 55 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे वो आपके टेक्निकल से थे, यानी आपके आईटीआई के ट्रेड थ्योरी से थे। अब आपके पास 5 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से मिलेंगे, फिर उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि प्रथम कोण प्रक्षेपण में शीर्ष दृश्य आमतौर पर सामने के दृश्य के सापेक्ष कहाँ खींचा जाता है, यानी इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वेयर इज द टॉप व्यू टिपिकली ड्रा रिलेटिव टू द फ्रंट व्यू, यानी एलिवेशन के कहाँ पर होता है। तो आपका कहाँ पर होता है, आपका वह जो है बिलो द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के नीचे। यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की गई है। जैसे मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, तो अब आपका फ्रंट व्यू यहाँ पर बन रहा है, तो आपका टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा और साइड यहाँ पर बनेगा। अगर यहीं पर बात करें कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो मान लीजिए आपका फ्रंट व्यू यहाँ पर बन रहा है, तो टॉप व्यू यहाँ पर बनेगा और साइड व्यू यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक जो है कोई भी हो वहाँ से पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इसरो की कोई भी यूनिट हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि आयाम मान से पहले लगा चिन्ह आर क्या मूल्य दर्शाता है, यानी व्हाट डज द सिंबल आर प्रीसीडिंग द डायमेंशन वैल्यू इंडिकेट, यानी आपके किस डायमेंशन वैल्यू को आर इंडिकेट करता है। ऑप्शन मिल जाता है रेडियस, रफनेस, रेफरेंस या फिर राइट एंगल। तो आर से हम किसको व्यक्त करते हैं, रेडियस को, यानी त्रिज्या को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि माप को स्केल से चित्र पर स्थानांतरित करने या बराबर दूरी को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। याद करिए इसी वीडियो में दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको याद दिलाया था, शायद पहले ही क्वेश्चन में था। ठीक है, ऑप्शन मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में ध्यान दे तो विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम ए स्केल टू द ड्राइंग और टू स्टेप ऑफ इक्वल डिस्टेंस, यानी जो है किसी भी चित्र पर माप को स्केल से चित्र पर स्थानांतरित करना या फिर किसी लाइन को या किसी पार्ट को जो है बराबर दूरी में चिन्हित करने के लिए किस का यूज करते हैं। तो वहाँ पर डिवाइडर इज द राइट आंसर। 58 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आयाम रेखाएं और विस्तार रेखाएं किस रूप में खींची जाती हैं, यानी डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन आर ड्रा एज द इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन में व्यक्त करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके ALP CBT 2 में पूछे जाते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही डीप यहाँ से पूछ लिया है। तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से हम एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को ड्रा करते हैं। अगले क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्या पूछा गया है कि 0.09 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए ये सिंपल है, 3 त्रिकाई 9 आप करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है 61 नंबर में कि 30/40 यानी 30:40 को आप किस में व्यक्त कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 3:4 सबसे सरल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 61 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया 4:x बराबर 3:x में 9 में x का मान क्या है। तो देखिए इसको सिंपल से आप 4/x करके बराबर 3/9 कर देंगे। ठीक है,
तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नैया 36 और 3x बराबर आपका क्या हो गया 36 हो गया। तो अब 36 जब इधर से 3 बटा में चला आ जाएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 12, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथ्स यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। साइन थीटा बराबर जो है आपका 1/2 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री है आपको ये बताना है। तो ये आप सिंपल फार्मूले से पूछ लिया गया है। साइन 30 डिग्री का जो है 1/2 या फिर 0.5 वैल्यू होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का आयतन 2 मीटर क्यूब है और द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो उसका घनत्व क्या है, यानी डेंसिटी का आप फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर आपका जो है 500 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, भार बटा आयतन होता है। तो भार आपका दिया गया है 1000 किलोग्राम और आयतन कितना दिया गया है 2 मीटर, तो 2 से काट देंगे तो आपका 500 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट मीटर क्यूब में है, इसका किलोग्राम में, तो किलोग्राम मीटर क्यूब आपका जो है यूनिट भी हो जाएगी। तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि भार बराबर, अगर भार का वैल्यू डब्ल्यू है, अधिकतम भार m है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है एक्सीलरेशन आपका g है, तो इसके बीच में क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर b में दिया गया है w बराबर m इंटू जी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए कैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि 1 किलोग्राम शीशा या 1 किलोग्राम पंखों में कौन सा भारी है। तो देखिए वजन तो दोनों का सेम है, वजन तो दोनों का सेम है, केवल चेंजेस आपके आयतन में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब वजन सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का वजन समान है, चाहे पंखा हो चाहे रुई हो या कुछ हो, वजन तो सभी का समान बताया गया है। 1 किलोग्राम शीशा या 1 किलोग्राम पंखे में कौन सा भारी है, तो दोनों समान है, लेकिन आयतन में इसके चेंजेस हो सकता है। अगर अगले की देखें तो बोला गया है कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो मतलब बेलन का आयतन का फार्मूला पूछ लिया गया है, तो पाई r स्क्वायर h होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, जूल निकल के आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। परम शून्य तापमान इसके अनुरूप होता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर करेस्पोंडिंग टू, तो किसके जीरो टेम्परेचर किसके बराबर होता है, तो जीरो टेम्परेचर है, न प्लस है न माइनस है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे -273 डिग्री सेल्सियस। तो वही परम शून्य तापमान हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस का मान किसके बराबर होगा, यानी आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में चेंज करना हो तो आपका कितना निकल के आएगा, ये जो है आपका 104 फ़ारेनहाइट निकल के आएगा, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये नहीं करना है C/5 इक्वल F-32/9 ऐसे करके ये फार्मूले वगैरह ऐसे कुछ नहीं नोट करना है। सिंपल से सोचिए कि 40 डिग्री यहाँ पर दिया है और आप जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, ह्यूमन टेम्परेचर होता है सेल्सियस पैमाने पर। वहीं पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये क्या हो जाता है, ये आपका 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है लगभग। तो अब आपको 37 से 3 बढ़ा है, तो आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो 98 से ज़्यादा कौन है, यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 98 के नज़दीक तो यही है ना, 98 से ज़्यादा में, तो आपका यही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किया गया कार्य बल और किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी वर्क डन इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, तो वह किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वह बल की दिशा में तय की गई दूरी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह उत्तोलक जिसमें फलन भार और प्रयास
के बीच में होता है, जिसमें यानी ए लीवर विच द फंक्शन इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट इज, लोड और एफर्ट के बीच में जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फलक्रम की बात की गई है। यानी उत्तोलक में फलक्रम जो है आपका भार और प्रयास के बीच में है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल जैसे आपका एक क्या है, तराजू है, तो यहाँ पर तराजू की आपकी कुंडी लगी होती है, यहाँ पर आपका लोड होता है, यहाँ पर आपका प्रयास होता है, एफर्ट और लोड, तो वहाँ पर ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी से पूछे गए हैं आपके फार्मूला बेस। यांत्रिक लाभ यानी एमए के निम्न के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको यांत्रिक लाभ का फार्मूला बता देना है। तो यांत्रिक लाभ में क्या होता है, आपका प्रयास के लिए भार करें, लोड टू एफर्ट जो है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आधार बी है और ऊंचाई एच है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपका क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का। इसमें पूछा गया कि वेग से गति में अंतर होता है क्योंकि, तो देखिए वेग से गति में अंतर होता है, क्यों अंतर होता है, वेलोसिटी डिफर फ्रॉम द स्पीड बिकॉज इट हैज, तो वेग से गति में अंतर होने का यही है कि इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का जो है परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर, बोथ मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक समान त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो वह कहाँ पर होता है, इसकी मध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, आधार से h/3 पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि घर्षण बल वस्तु की गति के सापेक्ष हमेशा किस दिशा में कार्य करता है, तो वह हमेशा गति के जो है विपरीत दिशा पर, यानी अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन पर कार्य करता है। 79 में बोला गया अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण के परिणामी बल द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाया गया कोण पी क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, आपका घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का घर्षण सामान्यतः सबसे कम परिणाम का होता है, तो वह जो है कौन सा होता है, वह आपके लुढ़कने वाला घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है आप लोगों के इसरो LPSC का जो 4 जनवरी का क्वेश्चन पेपर था उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, फिटर ट्रेड का। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चित ही यहाँ तक बने हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है, चाहे इसरो का हो या फिर अदर डिपार्टमेंट का। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो जो लास्ट तक रुकते हैं उन्हीं को PDF वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। अब जो पहले ही वीडियो को छोड़ दिए तो उनको तो पता ही नहीं है कि PDF मिलेगा कहाँ। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप भी इस वीडियो में हमने जो बताया है, जो तरीका अपनाया है, तो उस तरीके में कोई भी आपका सजेशन देने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से इम्प्रूव भी किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।